चलिए, नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन बात करने जा रहे हैं गजलकार दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार भारत के सबसे बड़े गजलकार कहे जाते हैं और कुछ परिचय अपन यहां पर देख लेते हैं उनका। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में हुआ, राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये इनके काव्य हैं। एक कंठ विस्फाई इंपोर्टेंट रचना है, गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनका उपन्यास है। और मृत्यु हो जाती है 1975 में। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से कवि में आपको रचनाएं याद रख लेना चाहिए। और नमस्कार सभी को। तो विशेष करके साए में धूप सबसे ज्यादा फेमस इनका काव्य है गजलकार के रूप में। और यहां देखिएगा, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहां की साहित्यिक संस्था परिमल की, ध्यान रखिएगा, परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। आजीविका के लिए, आजीविका ही इंपॉर्टेंट है। और आजीविका का मतलब है कि आर्थिक समस्या है, तभी व्यक्ति आजीविका की तलाश में निकलता है। राजभाषा विभाग में काम किया मध्य प्रदेश में। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया। 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है, लेकिन एक दिन में ऐसा काम करो कि व्यक्ति आपको 100 साल तक याद रखे। 1933 में जन्मे। आप जानते हो कि 18-20 वर्ष उन्हें गजलकार के रूप में गजल लिखने में प्रारंभ किया होगा। उसके बाद में देखिएगा तो 75 में चले गए हैं। तो ज्यादा जीवन लंबा नहीं था, लेकिन गरिमा में भरा पूरा था, इसलिए आज अपन इनको पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा गजल की विधा को आगे देखिएगा। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है, उपलब्धियां बहुत बड़ी है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। साहित्यिक क्वालिटी में मतलब समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्फाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहु प्रशंसित कृति है। आपके जो पाठ में इसको आपको विशेष ध्यान रखना है स्पेशली, और इससे आपको ये पूरा प्रस्तावना है पता चल जाएगा कि इस पाठ में अपन किस किस चीजों पर विशेष करके बात करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक आपको इसको पढ़ना है। पाठ परिचय इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए किसी भी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि पाठ परिचय की पहली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी सब गौण प्रश्न है, आनुषांगिक मात्र है। यहां दुष्यंत कुमार की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहां कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यहां कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि स्वतंत्र अर्थ देते हैं। मुक्त काव्य मान लीजिएगा आप एक तरह से। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंद कर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, यानी अंत में आने वाली ध्वनि, और दूसरी अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, यानी मिजाज यानी क्या लिखते समय उन्होंने क्या सोच रखी है उसका यहां पर देखा जाता है। जैसा कि आप देखेंगे यहां पहले शेर की दो पंक्तियों का तुक मिलता है। पहले शेर की दो पंक्तियों का तुक मिलता है।
अब पहले शेर की दो पंक्तियां हैं इनकी, जैसे पीछे लिए लिए आ रहा है, पढ़ा है आपने, पाठ पढ़ के आए होंगे आप। जैसे तुक यहां पर देखिएगा, जैसा कि आप देखेंगे यहां पहले शेर, ये इनका पहला शेर है, शेर की दोनों पंक्तियों में तुक मिलती है, लास्ट में आता है लिए लिए, और ये तुक आगे चलती रहती है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। यही तो मिजाज है, पूरी गजल में एक जो सोच दिख रही है पड़ती है। तो राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र रहा है। यानी ये गजल जो अपन पढ़ने वाले हैं, यह देश की आजादी के बाद में जो नए नए सपने संजोए थे, उनके ऊपर क्या सोचा था और क्या मिला है देशवासियों को, पूरे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं देश की आजादी के बाद में। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब गजल को सभी अपने अपने तर्ज में पढ़ते हैं, सबका अपना अपना लहजा है ना। राहत इंदौरी को आपने सुना होगा, है ना। तो गजल अपने अपने तरीके से पढ़ी जाती है। थोड़ा सा तुकबंदी अपन भी कर लेंगे यदि आएगा तो, और नहीं तो अपन सीधा मूल अर्थ, इसका केंद्रीय मूल भाव आपको याद रखना है। अब वो तुक की बात कर रहे हैं, तो वह पहला जो शेर है, एक शेर, दो शेर, तीन शेर, है ना, चार पांच छह सात शेर हैं इसमें, और भाव बहुत अच्छा है, छोटी रचना है लेकिन बहुत अच्छा भाव है। जी सर, पढ़ा है, पढ़ लिया है ना आपने। तो पहला शेर पढ़ता हूं, तालियां बजा करके अभिवादन कीजिएगा पहले शेर का, है ना। आपने पता नहीं कैसे पढ़ा है और मैं किस तरह पढ़ता हूं। कहा तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहा तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। क्या बात है। कहां तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। हिंदी अनुवाद देखेंगे इसका। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। कहा तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। भाव देखना है इसका कितना अच्छा है। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, कहां तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए। कहां तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, है ना। आगे देखिएगा। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कहा तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, है ना। आगे देखेगा। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, है ना। है ना। इसके बाद फिर पढ़ना है।
फिर देखिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कहाँ तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। आगे देखिए, वे मुतमईन है कि फत्तर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि फत्तर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, कहाँ तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। आगे देखिए, तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात है जरूरी इस बहर के लिए, कहाँ तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। अंतिम शेर देखिएगा, आगे देखिएगा, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए, कहाँ तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। चलिएगा। साय में धूप आती है, पढ़िएगा, बड़ा आनंद आता है ना। तो हिंदी अनुवाद देख लेते हैं एक बार यहां से। कहां तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां पर चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो यहां पर देखिए, कहां तो तय था, यानी आजादी मिलने के बाद में ये तय था कि सबने बहुत बड़ी कल्पनाएं, बहुत बड़े 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 ख्वाब देखे थे कि देश आजाद होने के बाद में यहाँ जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, गरीब है, झोपड़ी में रहने वाला है, चिराग आप जानते हो, है ना। तो वहां मतलब ऐसा सपने देखे थे, ऐसी कल्पना की थी यहां पर कि कहां तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कि हर एक घर में, हर एक घर में खुशियों का दीपक जलेगा, हर एक घर में जो उम्मीदें लगाई थी भारत आजाद होने के बाद में, वह सब सही साबित होती हुई नजर आएगी। लेकिन कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, लेकिन यहां पर आजाद होने के बाद में नेताओं से जो अपेक्षाएं लगाई थी, घर की तो छोड़िए, घर घर की बात तो छोड़िएगा, पूरे शहर के लिए भी वह उजाला, वह दीपक नहीं जल सका है ना। हम्म, हाँ हाँ, चलिए। तो यहां पर देखिएगा, कवि कहते हैं, दुष्यंत कुमार कहते हैं कि बड़ी बड़ी अपेक्षाएं कल्पनाएं पाली थी कि प्रत्येक घर में खुशी आएगी, प्रत्येक घर में चिराग जलेगा, प्रत्येक गरीब व्यक्ति आगे बढ़ेगा। लेकिन आजादी के बाद ये सिर्फ सिर्फ कोरी कल्पनाएं रही है। यहां घर तो क्या, पूरे शहर के लिए भी कोई चिराग नहीं है, कोई कोई ऐसा उजाला नहीं है, कुछ कामयाबी का ऐसा मंजर नहीं है जिसकी कल्पना यहाँ का जो गरीब तबके का योग है, व्यक्ति है, वह कर सकता है। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त यानी क्या होता है, पेड़। मतलब यहां बात कर रहे हैं कि जैसे यहां भारत में दरख्तों, यहां दरख्तों यानी पेड़ों, यदि आप पेड़ों की छांव में भी रहो तो उसमें पत्ते नहीं है, धूप लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के जो नेता लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वह सिर्फ कष्ट ही देते हैं। जिनके पास इस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की और यहाँ की आर्थिक स्थिति को संभालने की बागडोर है, वो किस तरह से साबित हुए। पेड़ों में, पेड़ की जिम्मेदारी होती है छांव देने की, लेकिन पत्ते न होते हैं तो फिर वो भी क्या लगती है, धूप। तो यहां पर देखिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। यहां तो मतलब पेड़ के नीचे भी साये में धूप लगती है। मतलब राजनीतिक संरक्षण में भी दुख प्राप्त होता है, कष्ट मिलता है। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए।
कहने का तात्पर्य यहां से पलायन कर जाएं, यहां से चले, मतलब क्योंकि यहां तो कष्ट ही मिलेंगे, यहां सुख नहीं मिलने वाला है उम्र भर के लिए। आगे यहां पर गरीबी की स्थिति को दर्शाते हुए कवि दुष्यंत कुमार लिखते हैं, गजलकार, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। भारत की जनता ऐसी है कि सब कुछ सहन करते रहेंगे, सब कुछ सहन करेंगे। न हो कमीज, कमीज का मतलब कि यहां जैसे फटा हुआ कमीज है या फिर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो ऐसे मतलब कुकड़ माडी होकर के ग्रामीण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, लेकिन विद्रोह नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? लेकिन विद्रोह नहीं करेंगे, चुपचाप सहिष्णु बने रहेंगे, समाशील बने रहेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब है इस मुनासिब यानी होता है योग्य या उचित, योग्य या उचित। ये लोग कितने समाशील हैं इस सफर के लिए। यहां पर कवि कह रहे हैं कि कोई मतलब यहां पर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, सब कुछ सहन करते जाएंगे सभी कष्टों को, चाहे गरीबी में जीवन जी लेंगे। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि आगे कहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि ईश्वर नहीं नहीं तो न सही, यहां पर खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, माना कि इस संसार में खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, मान लिया न सही। आदमी का कल्पना तो है, ख्वाब तो है, सपना तो है कि खुदा है, ईश्वर है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, लेकिन एक ख्वाब तो है यह जानने के लिए। कहने का तात्पर्य एक आशा तो है, एक कुछ अच्छा करने की एक कॉन्फिडेंस दिलाने की एक आशा तो है कि भाई ईश्वर है। तो यानी यहां पर गजलकार कह रहे हैं खुदा नहीं न सही, ठीक है न सही, लेकिन खुदा ईश्वर है यह एक कल्पना ही मान लो आप। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, लेकिन एक अच्छा सपना तो है यह देखने के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर यानी मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं। वे कौन? जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं वो निश्चित हैं कि ये तो गरीब व्यक्ति हैं, ये तो पत्थर की तरह हैं, ये कुछ भी विद्रोह नहीं करने वाले हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कि ठीक है यहाँ की जनता विद्रोह नहीं कर सकती है, आश्वस्त हैं वे बड़े बड़े राजनेता हैं जो इस देश का खून चूस रहे हैं, उन्होंने यहाँ की जनता को पत्थर समझ लिया है और कि हमेशा यह कष्ट सहते रहेंगे, सहिष्णु बने रहेंगे। लेकिन गजलकार कह रहे हैं दुष्यंत कुमार कि मैं उत्सुक हूं, अंदर से बेकरार हूं, इनमें एक नई क्रांति जगाने के लिए, आवाज में असर के लिए, इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए गजलकार यहां पर बेकरार है। तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर के, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर की, निजाम यानी होता है राज या फिर शासन। तेरा शासन है कि सिल दे जुबान शायर की, यानी जैसे अधिकार है, सत्ताधारी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, तो यहां पर और चुपचाप हैं, लेकिन कवि कवि की जुबान तेरा यानी तेरा शासन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कवि की जुबान को बंद कर सकते हो। ये एहतियात में चेतावनी जरूरी है इस बहर के लिए, इस बहर के लिए। बहर से यहां पर तात्पर्य है छंद, इस कविता के लिए मतलब उत्साह के साथ मैं इसकी रचना करूंगा और यहाँ के व्यक्तियों को मैं क्रांति का आह्वान करके जगाऊंगा। तेरा निजाम है, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं, तेरा निजाम है। और उर्दू, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर यानी होता है छंद, यानी कोई भी कवि है वह दब करके नहीं लिखेगा, वह केवल यहाँ के जो
राजनीतिक हैं, बड़े बड़े सामंतवादी हैं, उनकी चापलूसी में नहीं लिखेगा, यानी कवि की आवाज को आप दबा नहीं सकते। वो दौर ऐसा था। ये आप देखिएगा दुष्यंत कुमार उस दौर में लिख रहे हैं जहां बहुत सारे कवियों की हिम्मत नहीं है लिखने की। उस समय इस रूप से वह है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, उस दौर में ये रचनाएं लिख रहे हैं जहां पर मतलब बहुत सारी आपत्तियां हैं। आगे लिखते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। दुष्यंत कुमार कहते हैं यहां गुलमोहर का तात्पर्य है जो समाज के लिए जीना है। किसके लिए जीना है? समाज के लिए जीना है। यहां पर जिए तो अपने बगीचे में, यानी अपने देश के समाज के लिए जीना है, यहां के गरीब तबके के लिए जीना है। बयार यानी होती है हवा। बयार यानी क्या होती है? हवा। वो शब्द बहर है। और हाँ, ग्रामीण शब्द में कहते होंगे खैर। मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। याद, यहां पर कवि कह रहे हैं गजलकार कि यदि मैं जीऊं या मैं मरूं, या समाज के लिए, देश के व्यक्तियों के लिए उनकी आवाज बनकर के मैं जीऊं और उनकी आवाज बनकर के मैं मरूं। एक बार तो अपन ने ऐसे समझ लिया है, एक बार और चेष्टा करते हैं समझने की अच्छे से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आएंगे सर, उसको देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और एक बार में उस तरह से आपको हिंदी अनुवाद भी अभी बताता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सर यह गजल लंबी है तो पूरी तो नहीं समझनी है। पूरी नहीं समझना है, आपके एनसीईआरटी में ये 5-7 शेर दे रखे हैं, इनको ही आपको समझना है। चलिए एक बार और ध्यान दे लीजिएगा, एक बार पुनः हिंदी अनुवाद अपन देख लेते हैं यहां से। जैसे देखिएगा, कहां तो तैता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो आपके, तो चिरागा यानी चिराग या दीपक, मयस्सर यानी उपलब्ध। वर्तमान शासन तंत्र की कमजोरी और समाज की दुर्वस्था पर खेद प्रकट करते हुए कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमने यह सपना देखा था कि अब यहां प्रत्येक घर में दीपक जलाएंगे, लेकिन अब तक पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। अब तक पूरे शहर के लिए एक भी दीपक नहीं जलाया जा सका। सब जगह अब भी अंधेरा छाया हुआ है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है। आंसू का बहुवचन आंसू होता है, आंसू नहीं होता है। आंसू आए अपने आप में बहुवचन है। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन होता है। प्राण उड़े, हस्ताक्षर किए, है ना, सदैव बहुवचन में आता है। कवि कहता है कि यहां तो पेड़ ही ऐसे हैं, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए।
कवि कहता है कि यहाँ तो पेड़ ही ऐसे हैं जिनसे छाया की बजाय धूप लगती है, अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं जिनके आश्रय में रहने पर सुख की बजाय कष्ट ही कष्ट है। आजादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया, अब तो यह मन करता है कि यह देश छोड़कर और कहीं चले जाएं। आ गया था समझ में आपको? पहले भी ये मैंने आपको समझाया था। जो आगे देखिएगा, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो पांवों यानी पैरों से, मुनासिब यानी होता है योग्य या फिर उचित, ख्वाब यानी सपना, हसीन नजारा यानी खुशनुमा दृश्य। कवि ये मानता है कि भारत के लोग इतने उदासीन और संतोषी हैं कि वे कभी अपने अभावों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, सहिष्णु है, और जो कुछ चल रहा है उस पर संतोष कर देते हैं। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे भाई। संघर्ष करने के बजाय अपने पैरों को समेटकर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। यदि ये मान लिया जाए कि ईश्वर नहीं है, जैसे यहाँ पर एक आया था, यहाँ पर शेर, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो यहाँ पर कहा है कि यदि मान लिया जाए कि ईश्वर नहीं तो नहीं है तो न, मान लिया जाए कि ईश्वर नहीं होता है तो न सही, यदि वह मनुष्य की कल्पना मात्र है तब भी अच्छा है। इस प्रकार से भी हमारी दृष्टि को कोई मनमोहक नजारा तो मिल रहा है। आशय यह है कि यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं भी करता है तब भी मनुष्य के मन में आशा की ज्योति जलाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकते। यानी एक विश्वास तो है, और विश्वास ये है देखो जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए एक ऐसा इष्ट भी होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, जिससे आपको एक सकारात्मक कॉन्फिडेंस मिले। इस प्रकार ईश्वर की कल्पना कष्ट सहने और धैर्य बनाए रखने में सहायता करती है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहां पर देखिएगा कवि कहता है, प्रयत्न करते हुए कवि कहता है, कवि हताश निराश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहता है, सत्तासीन लोगों को इस बात पर पूरा पूरा विश्वास है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता है, जबकि मैं अपनी वाणी में प्रभाव लाने के लिए बेचैन हूं, तब परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। इसलिए मैं इन उदासीन और निराश लोगों की आवाज को विरोध करने में समर्थ तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारी शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक शायर लोग चुप रहें, अर्थात वे शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज न उठाए। उन सत्तासीनों को अपने शासन के लिए यह जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए कवियों एवं बुद्धिजीवी नागरिकों को अपनी आवाज को बुलंद किए रखना भी आवश्यक है। हमारा यही धर्म बनता है, जैसे एक अंतिम है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के तले। इसके तात्पर्य यह है कि हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गेर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए। आज से यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। तो अब और ज्यादा स्पष्ट हो गया होगा आपके। चलिए, कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल का नाम साए में धूप। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इससे ली गई है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दुष्यंत कुमार का जन्म तो देखो आप किस किस का याद करोगे, जन्म मृत्यु को छोड़िएगा। किसके साए में धूप लगती है? दरख्तों। तो दरख्तों का मतलब क्या है? पेड़ों के साए में धूप लगती है ना। कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? जनता की आवाज को, सरकार के प्रयत्नों को, इनमें से किसी को नहीं, धर्म के प्रयासों को। तो जनता की आवाज को। कवि ने अपनी गजल में किस वर्ग पर करारा व्यंग्य किया है?
करारा व्यंग्य किया है। निम्न वर्ग पर, उच्च वर्ग पर, शासक वर्ग पर, तो आंसर हो जाएगा शासक वर्ग पर। साय में धूप गजल के रचयिता कौन है? आसान सा प्रश्न है, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? नई कविता के। ये थोड़ा, ये भी अच्छा प्रश्न है ना। दुष्यंत कुमार किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो नई कविता इसका आंसर हो जाएगा। दुष्यंत कुमार ने शहर के लिए क्या मयस्सर नहीं होने की बात कही है? चिराग। क्या है? चिराग। निजाम, निजाम का मतलब होता है शासक। निजाम यानी क्या होता है? शासक। कवि किसके लिए बेकरार है? स्वतंत्रता के लिए, आवाज में असर के लिए, देश के विकास के लिए, राजनीति को बदलने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आवाज के असर के लिए बेकरार है भाई। मयस्सर किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का। किसका है? उर्दू का है मयस्सर। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? शहर के लिए नहीं है ना। कवि को किसके साये में धूप लगती? अच्छा, ये तो पढ़ लिया ना अभी। कमीज ना होने पर मानव अपना पेट किससे ढक लेता है? पांवों से। कौन जनता की आवाज दबाने की कोशिश करता है? शासक। दुष्यंत कुमार का देहांत किस कारण हुआ? हृदय गति रुक जाने के कारण। सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही पर्याप्त है? ख्वाब। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जनता को क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। दुष्यंत कुमार ने कमीज न होने पर किससे पेट ढकने की बात कही है? पांव से। बहर क्या है? बहर का मतलब है गजल के छंद। बहर शब्द आया है गजल के छंदों के लिए। आगे देखिएगा। गुलमोहर में क्या विद्यमान है? गुलमोहर में क्या विद्यमान है? प्रतीकात्मकता, बिंब योजना, अलंकार योजना, गेयता। तो गुलमोहर यहां पर समाज कल्याण के प्रतीक के लिए आया है। सभी वीडियो देखना है, आप पूरे ही आपके पाठ्यक्रम के हैं भाई, है ना। कवि ने किस सफर की ओर संकेत किया है? जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा। आगे देखिएगा। वे मुतमईन हैं कि फत्तर पिघल नहीं सकता। कथन में फत्तर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? शासक वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। कथन में फत्तर शब्द, अच्छा, इसके लिए आया है कि गरीबों की स्थिति देख करके शासक वर्ग पिघल नहीं सकता। तो शासक वर्ग होगा, थोड़ा इसका संशोधन करना है। और आगे चलिएगा। नजर के लिए कैसा नजारा चाहिए? हसीन। पांवों से पेट ढक लेंगे शब्दों में किस ओर संकेत किया है? गरीब की ओर किया है। कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? उम्र भर के लिए। 20 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, उम्र भर के लिए। दुष्यंत कुमार ने अपनी गजल के माध्यम से किस पर कटाक्ष किया है? सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या है? आंसर पीछे है इस वजह से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजनीतिक अर्थव्यवस्था। साये में धूप गजल का प्रमुख स्वर है। विद्रोह एवं क्रांति का उद्घोष। किसको विश्वास हो चुका है कि अब समस्याएं समाप्त नहीं होंगी? तो लोगों को विश्वास हो चुका है। दरख्त किस भाषा का शब्द है? उर्दू फारसी का है भाई। तो दरख्त शब्द, चलिए, काफी इसमें
जितनी भी चीजें पूछा जाना है, विशेष एक प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह गजल किस काव्य से ली गई है। इसमें ये होगा उदासीन और संतोषी लोग। इसका आंसर हो जाएगा उदासीन और संतोषी लोग। फ्री में आपसे कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बार बार वीडियो पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप तो 2-3 प्रश्न को, एक पाठ का नाम लिखो, 2-3 प्रश्न कि किससे कौन कहां से लिया गया है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी फिर से मैं जुड़ता हूं आपके साथ। थैंक यू सभी का, और फिर से अपन नए पार्ट के साथ जुड़ते हैं अभी, ठीक है।